यह कहानी है अवनी शर्मा की, एक मासूम और जिंदा दिल लड़की जिसकी खूबसूरती ऐसी थी कि हर कोई उसे देखता ही रह जाए। शर्मा परिवार की इकलौती बेटी होने के बावजूद भी उसे अपने ही परिवार से सिर्फ नफरत और दर्द मिला। जिससे उसने प्यार किया, जिससे उसने शादी की, वह भी उसे समझ न पाया। उसे कभी भी अपने प्यार के बदले प्यार नहीं मिला। आखिर में उसकी खूबसूरती भी बर्बाद हो गई और उसकी जान भी अपनों के ही हाथों चली गई। लेकिन किस्मत ने उसे एक और मौका दिया, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का, अपनी हर तकलीफ का हिसाब चुकता करने का। यह मौका लेकर अवनी शर्मा एक बार फिर लौट आई। अब अवनी कैसे लेगी अपनी मौत का बदला, जानने के लिए पढ़िए द रिवेंज ऑफ द इनोसेंट गर्ल। चैप्टर एक जंगल जैसे इलाके में स्थित एक खंडहर से इस वक्त एक लड़की की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। वहीं दूसरी ओर एक लड़की बेसुध सी पड़ी हुई उसे तड़पते हुए देख रही थी। जो लड़की चीख रही थी, वह खुद ही जानबूझकर अपने शरीर को नाखूनों से खरोंच रही थी, मानो किसी ने उसे बेरहमी से पीटा हो। फिर वह एक शैतानी मुस्कान के साथ सामने बेसुध पड़ी लड़की की ओर देखते हुए धीरे से बोली, अवनी, अवनी, मेरी प्यारी सी बहन अवनी, देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया। न अब तुम्हारी वो खूबसूरती रही, न तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार रहा, और न ही तुम्हारे पास अखंड रहा। आज तुमसे कोई प्यार नहीं करता, सब मुझसे प्यार करते हैं। उसकी बातें सुनकर बेसुध पड़ी अवनी की आंखों से आंसू की एक बूंद बह निकली। आखिर उसने ऐसा क्या किया था जिसकी उसे इतनी दर्दनाक मौत मिल रही थी। उसने तो हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचा था, सबसे प्यार किया था, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन सब उसे भी उतना ही प्यार करेंगे। तभी हवा का एक तेज झोंका आया, उसके चेहरे पर पड़ी ओढ़नी का आधा हिस्सा उड़ गया, और तभी उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। उसके चेहरे का एक हिस्सा पूरी तरह से बुरी तरह जल चुका था। उसे देखकर सामने खड़ी लड़की उसके पास झुकते हुए घृणा से बोली, देखो, तुम्हारा ये खूबसूरत चांद सा चेहरा कितना बर्बाद हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे चांद को ग्रहण लग गया हो। तुम्हें पता है आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूं। जब तुम मर जाओगी तो मैं समर्थ से शादी कर लूंगी। फिर हमेशा हमेशा के लिए समर्थ मेरा हो जाएगा, जिसे तुमने पहले मुझसे छीन लिया था। जमीन पर पड़ी उस लड़की का चेहरा, जिसका एक हिस्सा अभी तक सुरक्षित था, किसी चांद की तरह चमक रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा सचमुच किसी ग्रहण की तरह बुरी तरह झुलस चुका था। वह कोई और नहीं, बल्कि हमारी इस कहानी की नायिका अवनी शर्मा थी। एक बेहद मासूम और जिंदा दिल लड़की जो हमेशा सबको प्यार बांटना जानती थी, लेकिन उसे प्यार के बदले मिला तो सिर्फ नफरत, और इस वक्त बेरहमी से मौत। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। ये सुनते ही सामने खड़ी लड़की, जो अभी तक किसी शैतान की तरह हंसते हुए बातें कर रही थी, तुरंत अपना रंग बदल गई। वह फौरन नाटक करते हुए अवनी के पास ही नीचे गिर पड़ी। अवनी के शरीर में इस समय बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी कि वह कुछ बोल सके। उसे ऐसा खतरनाक वायरस और नशीले ड्रग्स इंजेक्ट किए गए थे कि वह चाहकर भी एक शब्द नहीं बोल सकती थी। वह सिर्फ अपनी आंखों के सामने हो रही हर घटना को बेबस होकर देख सकती थी। तभी कुछ लोग वहां आकर उनके सामने खड़े हो गए, लेकिन किसी ने भी अवनी पर ध्यान नहीं दिया। उन सब ने आते ही उसके पास पड़ी दूसरी लड़की को संभालकर उठा लिया। उनमें से लगभग 50 साल की एक औरत उस लड़की के गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, आप ठीक तो है ना प्रिंसेस? इस लड़की ने आपको कुछ किया तो नहीं? ये सुनकर वह लड़की रोते हुए बोली, नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अवनी को चोट लगी है। अवनी ने मुझे किडनैप किया था, पर उन किडनैपर्स ने मुझे मारते समय गलती से अवनी को भी चोट पहुंचा दी। इसी वजह से वह उठ नहीं पा रही है। प्लीज देखिए उसे क्या हुआ है। हम उसे अस्पताल ले चलते हैं, शायद वह ठीक हो जाए और उसके मन में मेरे लिए जो नफरत है वह भी खत्म हो जाए। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें जमीन पर पड़ी अवनी की ओर चली गईं, लेकिन उनकी आंखों में न तो उसके लिए प्यार था और न ही जरा सी भी सहानुभूति। उनकी आंखों में अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ नफरत। अपने ही अपनों की आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देखकर अवनी का दिल टुकड़ों में बिखर गया। तभी एक लड़का उसे घृणा से देखते हुए बोला, अच्छा हुआ, उसने जैसा किया उसे वैसा ही मिला। उसकी बात पर दूसरा लड़का भी बोला, हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये लड़की इसी लायक है।
इसकी हिम्मत कैसे हुई इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी प्रिंसेस को फिर से निशाना बनाने की? देखो, कैसे अपने ही खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर गई। ये है मरे या जी, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी एक बेहद हैंडसम लड़का आगे आया और उस लड़की से बोला, "तुम ठीक हो, यही बहुत है। आज हमारी एंगेजमेंट है, हमें चलना चाहिए।" लेकिन अवनी उस लड़की ने इतना ही कहा था कि उसके पास खड़े लगभग 55 साल के एक आदमी ने बीच में ही कहा, "वह खुद ही ठीक हो जाएगी तो यहाँ से चली जाएगी। अब उसका हम सबसे कोई लेना-देना नहीं है। चाहे वह मर भी जाए, मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए।" ज़मीन पर पड़ी अवनी उन सबको बेबस होकर देख रही थी। यही लोग तो उसका परिवार थे, उसके डैड, उसकी मॉम, उसके तीनों भाई और उसका प्यार समर्थ। लेकिन आज किसी को भी उससे कोई मतलब नहीं था। जैसे ही उसकी नज़र समर्थ से मिली, उसकी आंखों में नफरत की आग भड़क उठी। वह जानती थी कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उसके शरीर में फैल चुका ये वायरस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर भगवान ने उसे एक और मौका दिया, तो वह इन सबको तिल-तिल कर तड़पाएगी। जिस तरह आज वह दर्द, बेबसी और नफरत में तड़प रही थी, उसी तरह वह इन सभी को दर्द और पछतावे की आग में जलाएगी। वह न इन्हें आसानी से मरने देगी और न ही चैन से जीने देगी। उधर समर्थ के दिल में एक पल के लिए अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन उसने उस एहसास पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर बाद वे सभी उस खंडहर से बाहर निकल गए। अवनी बस वहीं जमीन पर पड़ी, बेबस आंखों से उन्हें जाते हुए देखती रही। जैसे ही वे लोग बाहर निकले, उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। तभी खंडहर के बाहर से एक आदमी बाहर आया। अगले ही पल पूरे खंडहर में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ ही चारों तरफ आग की लपटें फैल गईं। उसी समय वहां एक कार आकर रुकी। कार से उतरते ही एक युवक ने जब सबको बाहर खड़ा देखा और सामने जलते हुए खंडहर को देखा, तो वह घबराहट, गुस्से और बेचैनी से चिल्लाया, "तुम सब यहाँ बाहर हो? तो मेरी प्रिंसेस कहाँ है?" उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तभी वह लड़की रोते हुए बोली, "अवनी ने कहा था कि वहां बम लगा है। वह मुझे बम धमाके में मारना चाहती थी, लेकिन लगता है बम का टाइमर खत्म हो गया, इसलिए धमाका हो गया।" उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में हल्की सी ग्लानि झलकने लगी, लेकिन वह एहसास भी अगले ही पल गायब हो गया। उधर जो युवक अभी अभी वहां पहुंचा था, वह बिना एक पल की भी देर किए जलते हुए खंडहर की ओर दौड़ पड़ा। वह लड़का अवनी का चौथा और सबसे छोटा भाई था। पूरे परिवार में वही अकेला था जो सच में अवनी से प्यार करता था। उसके लिए अवनी ही उसकी एकमात्र बहन थी। वह बार बार चीख रहा था, "अवनी, अवनी।" वह जैसे ही आग के अंदर जाने वाला था, तभी पीछे से उसके बड़े भाई ने उसे कसकर पकड़ लिया और रोक दिया। उधर खंडहर के अंदर पड़ी अवनी को अपने छोटे भाई की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वही भाई जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था, जो हमेशा उसके लिए सबसे लड़ जाता था। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। वह मन ही मन बोली, "सॉरी भाई, मैं आखिरी बार भी आपको देख नहीं पाई। आप सही कहते थे। ये लोग मेरे प्यार के काबिल ही नहीं थे। मुझे इन्हें बहुत पहले ही छोड़कर चले जाना चाहिए था।" उसका आधा शरीर आग में बुरी तरह जल चुका था, लेकिन उसके दिल का दर्द उसके शरीर के दर्द से कहीं ज्यादा गहरा था। आंखों में नफरत और बदले की आग लिए उसने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उधर बाहर उसका छोटा भाई सबकी तरफ घूरते हुए नफरत से बोला, "अगर आज मेरी बहन जिंदा नहीं है, अगर उसकी यह हालत हुई है, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम सब हो। मैं तुम सबको कभी माफ नहीं करूंगा। और तुम, घटिया लड़की, मेरी बहन की जगह तुम खुद क्यों नहीं मर गई? जब से तुम इस घर में आई हो, तभी से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। तभी से ये लोग, जो कभी उससे प्यार करने का दावा करते थे, उसी से नफरत करने लगे। अब तुम सब यहाँ से चले जाओ। मेरी बहन का अंतिम संस्कार भी मैं अकेला ही करूंगा। और आज मेरी बहन के साथ-साथ तुम सबका रिश्ता भी मुझसे हमेशा के लिए खत्म हो गया। तुम सब बहुत पछताओगे। जिस दिन इस घटिया लड़की का असली चेहरा तुम सबके सामने आएगा, उस दिन मैं तुम सबकी बर्बादी और मौत का तमाशा देखने ज़रूर आऊँगा। मैं वादा करता हूँ।" इतना कहकर वह वहां से जलते हुए खंडहर की ओर दौड़ पड़ा। उधर बाकी सभी लोग उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन तभी
उनकी प्रिंसेस फूट फूट कर रोने लगी। सब मेरी वजह से हुआ। उसकी आवाज सुनते ही सभी लोग फिर से अवनी को भूल गए और उसे संभालने उसके पास चले गए। वहीं समर्थ अब भी जलते हुए उस खंडहर को एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। एक क्वीन साइज बेड पर एक छोटी सी लड़की गहरी नींद में लेटी हुई थी। उसकी उम्र करीब 5-6 साल रही होगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। अचानक उसने गहरी सांस ली और झटके से उठकर बैठ गई। आंखें खोलते ही वह घबराई हुई नजरों से पूरे कमरे को देखने लगी। इस जानी पहचानी जगह को दोबारा देखकर अवनी कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि आखिर यह सब कैसे संभव है। मैं तो मर गई थी, फिर मैं अपने कमरे में कैसे? वह पूरी तरह उलझन में थी। वह धीरे धीरे बिस्तर से उतरी और सामने रखे आईने के पास जाकर खड़ी हो गई। आईने में खुद को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। आईने में उसे एक 5-6 साल की नन्ही सी बच्ची दिखाई दे रही थी, जिसका छोटा सा मासूम चेहरा, दूध जैसी गोरी त्वचा और गहरी भूरी आंखें किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। उसके होंठों के ठीक नीचे एक काला तिल था। इस वक्त वह बिल्कुल एक गुड़िया की तरह लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई खूबसूरत डॉल सचमुच जिंदा होकर उसके सामने आ गई हो। इतनी मासूम, इतनी खूबसूरत। अवनी ने आईने में खुद को बिना किसी भाव के देखा। क्या फायदा इस खूबसूरती का, जब पिछली जिंदगी में इसी खूबसूरती को बेरहमी से बर्बाद कर दिया गया था। उसने सामने रखे कैलेंडर पर नजर डाली। यह वही तारीख थी जिस दिन उसे पहली बार हॉस्टल भेजा गया था। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 7 बज चुके थे। वह धीमी आवाज में बोली, तो मैं लौट आई। मेरे महादेव ने मुझे एक और मौका दिया है, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का। लेकिन इस बार सब कुछ बदल जाएगा। बहुत हो गया प्यार की भीख मांगना। अब तुम सब भीख मांगते रह जाओगे और मैं तुम्हें इस तरह तोड़ूंगी कि तुम कभी दोबारा जुड़ नहीं पाओगे। इतना कहकर वह वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वह बाहर आई। उसने अपना जरूरी सामान पैक किया और नीचे चली गई। नीचे पूरे शर्मा परिवार के लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई देने लगी। अपने पूरे परिवार के लिए कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर वह किसी को भी माफ करने वाली नहीं थी। उसकी नजर एक एक करके सभी पर पड़ी और आखिर में जाकर एक लड़की पर ठहर गई। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि कियारा शर्मा थी। वह उसकी मासी की बेटी थी, जिसे शर्मा परिवार ने गोद लिया था। तो आइए जानते हैं शर्मा परिवार के बारे में। देवनाथ शर्मा, उम्र 75 वर्ष, शर्मा कॉरपोरेशन के संस्थापक। ये एक बेहद सख्त स्वभाव के इंसान हैं, लेकिन अपनी पोती अवनी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आजकल वे घर के बाकी सभी लोगों से नाराज रहते हैं क्योंकि परिवार में कोई भी अवनी से प्यार नहीं करता। रुक्मणी शर्मा, उम्र 74 वर्ष। ये भी अपने समय की एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन रह चुकी हैं। इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर शर्मा कॉरपोरेशन को एशिया की टॉप 10 कंपनियों में शामिल कराया था। ये पूरे परिवार से प्यार करती हैं, लेकिन अपनी पोती अवनी उनके दिल के सबसे करीब है। रुद्रांश शर्मा, देवनाथ शर्मा और रुक्मणी शर्मा के इकलौते बेटे। उम्र 54 वर्ष। वर्तमान में ये शर्मा कॉरपोरेशन के सीईओ हैं और एक बेहद सफल बिजनेसमैन भी, लेकिन एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। पहले ये भी अवनी से बहुत प्यार करते थे। वह उनकी आंखों का तारा थी, इसलिए उसका नाम भी उन्होंने ही अवनी रखा था। लेकिन 3 साल पहले जब कियारा इस घर में आई, तब से गलत फहमियों के कारण वे धीरे धीरे अवनी से दूर होते चले गए। देबाश्री शर्मा, रुद्रांश शर्मा की पत्नी और अवनी की माँ। उम्र 52 वर्ष। वह अपने पति, चारों बेटों और अपनी गोद ली हुई बेटी कियारा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपनी सगी बेटी अवनी के लिए उनके दिल में सिर्फ नफरत थी। धीरज शर्मा, रुद्रांश शर्मा और देबाश्री शर्मा के सबसे बड़े बेटे। उम्र 14 वर्ष। पहले ये भी अवनी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से कियारा इस घर में आई, तब से धीरे धीरे अवनी के लिए उनका प्यार कम होता चला गया। अब तो वे अवनी को नापसंद करने लगे थे। आकाश शर्मा, रुद्रांश शर्मा और देबाश्री शर्मा के दूसरे बेटे। उम्र 12 वर्ष।
ये भी अपने बड़े भाई की तरह कियारा से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और अवनी से नफरत करने लगे थे। अमृत शर्मा, रुद्रांश शर्मा और देबाश्री शर्मा के तीसरे बेटे। उम्र 10 वर्ष। ये अपने दोनों बड़े भाइयों को आंख बंद करके फॉलो करते हैं। उनके लिए जो उनके मॉम डैड और दोनों बड़े भाई सही मानते हैं, वही सही होता है। अगर उन्हें कियारा सही लगती है, तो इनके लिए भी वही सही है। और अवनी हमेशा गलत। विवान शर्मा, रुद्रांश शर्मा और देबाश्री शर्मा के सबसे छोटे बेटे। उम्र 8 वर्ष। पूरे घर में वही अकेला है जो अवनी से सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसे कियारा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह अवनी की इस हालत का जिम्मेदार भी कियारा को ही मानता है। उसे पता है कि आज उसकी बहन अवनी को हॉस्टल भेजा जाएगा, इसीलिए वह भी अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए उसके साथ हॉस्टल जाना चाहता है। कियारा शर्मा। उम्र 7 वर्ष। वह बहुत चालाक और चालबाज लड़की है। जब वह सिर्फ 4 साल की थी, तभी इस घर में आई थी। उसे अवनी और परिवार के बाकी लोगों के बीच का गहरा रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। अवनी को सबका प्यार मिलता देखकर उसके मन में ईर्ष्या और गुस्सा भर गया था। इसी वजह से कियारा ने पिछले 3 वर्षों में धीरे धीरे पूरे परिवार के मन में अवनी के लिए जहर घोल दिया। उसने ऐसी चालें चली कि घर का हर सदस्य अवनी से नफरत करने लगा और सबका प्यार सिर्फ कियारा को मिलने लगा। अब आखिर में बात करते हैं हमारी अवनी की। वह इस घर की सबसे छोटी बेटी है। उसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। उम्र 6 वर्ष। और कल कियारा ने अवनी पर उसे सीढ़ियों से धक्का देकर मारने की कोशिश करने का झूठा इल्जाम लगा दिया। हमेशा की तरह इस बार भी परिवार के सभी लोगों ने बिना सच्चाई जाने कियारा की बात पर विश्वास कर लिया और अवनी को ही गलत साबित कर दिया। जब सबकी नजर नीचे खड़ी अवनी पर पड़ी, तो दादाजी, दादी माँ और विवान को छोड़कर सभी गुस्से से भर गए। लेकिन इस बार उनके गुस्से से अवनी को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। अगर ये पहले वाली अवनी होती, तो उसे जरूर फर्क पड़ता। शायद उसे बहुत बुरा भी लगता और वह रो रो कर अपनी सफाई देने लग जाती। लेकिन इस वक्त अवनी को उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी छोटी सी खूबसूरत आंखों में उन सभी के लिए एक अजीब सी नफरत साफ झलक रही थी। उसने अपने दादाजी, दादी माँ और भाई विवान की ओर देखा और शांत स्वर में बोली, दादाजी, दादी माँ, भाई, मैं इस घर से जाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे हॉस्टल भेज दीजिए। मुझे जितना सामान लेना था मैं पैक कर चुकी हूँ। और विवान भैया, अगर आपको मेरे साथ चलना है तो आप चल सकते हैं। इतना कहने के बाद उसने वहां मौजूद किसी और की तरफ एक नजर तक नहीं डाली। यह देखकर रुद्रांश शर्मा, देवबाश्री शर्मा, धीरज शर्मा, आकाश शर्मा और अमृत शर्मा सभी हैरान रह गए, क्योंकि आज से पहले अवनी ने उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया था। वह तो हमेशा उनके पास जाकर बैठ जाती थी और उनसे बात करने की कोशिश करती थी, चाहे वे उससे कितने भी नाराज क्यों ना हो। और वह हमेशा कियारा से नाराज रहती थी, क्योंकि वह हर बार उसकी जगह लेकर उसके मॉम डैड और भाइयों के पास जाकर बैठ जाती थी। लेकिन आज भी कियारा उन्हीं सबके बीच बैठी हुई थी। फिर भी अवनी को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वह उन सबसे ऐसे व्यवहार कर रही थी मानो वह उन्हें जानती ही ना हो। दादाजी और दादी माँ भी थोड़ा हैरान थे और उतने ही उदास भी। कल तक जो बच्ची इस घर को छोड़कर जाने के नाम से ही रो पड़ती थी, आज वही बिना किसी हिचकिचाहट के इस घर को छोड़ने के लिए तैयार थी। उधर परिवार के बाकी सभी लोग भी यही सोच रहे थे कि आखिर एक ही रात में ऐसा क्या हो गया जिससे अवनी इतनी बदल गई। तभी दादाजी बोले, ठीक है बच्चा, अगर अब तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। दादी माँ ने प्यार से कहा, लेकिन हम तुमसे मिलने हॉस्टल तो कभी भी आ सकते हैं ना। उनकी बात सुनकर अवनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोली, ऑफ कोर्स दादाजी, दादी माँ, आप दोनों जब चाहें मुझसे मिलने आ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इस घर से आपके अलावा कोई और मुझसे मिलने नहीं आएगा। उसकी बात सुनते ही रुद्रांश शर्मा गुस्से से बोले, अवनी, ये कैसी बातें कर रही हो? हम तुम्हें हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ कुछ सालों के लिए हॉस्टल भेज रहे हैं। ऐसे में हम तुमसे मिलने क्यों नहीं आ सकते? उन्होंने आगे कहा, और तुम इतनी आसानी से जाने के लिए भी तैयार हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम कियारा से माफी मांग लोगी तो हम तुम्हें यहीं घर में रहने देंगे। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। एक बार कियारा से माफी मांग लो, हम तुम्हें हॉस्टल नहीं भेजेंगे। फिर भी अवनी को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा।
वह उन सबसे ऐसे व्यवहार कर रही थी मानो वह उन्हें जानती ही ना हो। दादाजी और दादी माँ भी थोड़ा हैरान थे और उतने ही उदास भी। कल तक जो बच्ची इस घर को छोड़कर जाने के नाम से ही रो पड़ती थी, आज वही बिना किसी हिचकिचाहट के इस घर को छोड़ने के लिए तैयार थी। उधर परिवार के बाकी सभी लोग भी यही सोच रहे थे कि आखिर एक ही रात में ऐसा क्या हो गया जिससे अवनी इतनी बदल गई। तभी दादाजी बोले, ठीक है बच्चा, अगर अब तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। दादी माँ ने प्यार से कहा, लेकिन हम तुमसे मिलने हॉस्टल तो कभी भी आ सकते हैं, वाना। उनकी बात सुनकर अवनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोली, ऑफ कोर्स दादाजी। दादी माँ, आप दोनों जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन याद रखिए, इस घर से आपके अलावा कोई और मुझसे मिलने नहीं आएगा। उसकी बात सुनते ही रुद्रांश शर्मा गुस्से से बोले, अवनी, यह कैसी बातें कर रही हो? हम तुम्हें हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ कुछ सालों के लिए हॉस्टल भेज रहे हैं। ऐसे में हम तुमसे मिलने क्यों नहीं आ सकते? उन्होंने आगे कहा, और तुम इतनी आसानी से जाने के लिए भी तैयार हो गई? मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम कियारा से माफी मांग लोगी तो हम तुम्हें यहीं घर में रहने देंगे। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। एक बार कियारा से माफी मांग लो, हम तुम्हें हॉस्टल नहीं भेजेंगे। अवनी को याद आया कि पिछली जिंदगी में भी रुद्रांश शर्मा ने उससे बिल्कुल यही बात कही थी, लेकिन उस समय अवनी भी थोड़ी जिद्दी थी। इसीलिए वह बिना किसी गलती के कियारा से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुई थी, और आखिरकार उसे हॉस्टल भेज दिया गया था। यह सब याद आते ही अवनी के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसने रुद्रांश शर्मा की तरफ देखा और बिना किसी भाव के बोली, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी कचरे से उठाई हुई बेटी से माफी मांगूंगी, मिस्टर रुद्रांश शर्मा? उसकी बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ 6 साल की एक बच्ची इस तरह की बातें भी कर सकती है। तभी देबाश्री शर्मा गुस्से से बोली, इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? हम सबके प्यार ने तुम्हें पूरी तरह बिगाड़ दिया है। तुम्हें अपने डैड से बात करने की भी तमीज नहीं है। तुम अपने डैड को नाम लेकर कैसे बुला सकती हो? क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? उनकी बात सुनकर रुद्रांश शर्मा की आंखों में आंसू आ गए। वहीं कियारा भी अपनी आंखें बड़ी की अवनी को देख रही थी। अवनी हल्का सा हंसते हुए बोली, आपने मुझे सिखाया ही कब है मिसेस देबश्री शर्मा? आप तो हमेशा अपनी बहन की बेटी, यानी अपनी गोद ली हुई कचरा बेटी को ही सब कुछ सिखाने में लगी रहती है, और ये सिर्फ आपके बेटों और आपकी गोद ली हुई बेटी के पिता हैं, मेरे नहीं। मेरे अपने तो सिर्फ मेरे दादाजी, दादी माँ और विवान भैया हैं। बस वही मेरा परिवार है। बाकी मेरे डैड, मॉम और तीनों भाई तो 3 साल पहले ही मर चुके थे, जिस दिन वे इस मनहूस कचरे से उठाई हुई लड़की को इस घर में लेकर आए थे। उस दिन से इस घर में मेरा सब कुछ, यहाँ तक कि मेरी जगह भी उसे दे दी गई। जो खिलौने मुझे पसंद थे, जो चीजें मुझे पसंद थी, जो कपड़े मुझे अच्छे लगते थे, वही सब आपकी इस घटिया बेटी को भी पसंद आने लगे, और आप हर बार वह सब उसे ही दे देते थे, जैसे आपने अपना प्यार भी सिर्फ उसी को दे दिया। पिछले 3 सालों से तो मुझे याद ही नहीं कि मेरे कोई डैड, मॉम या भाई भी हैं, क्योंकि मेरे लिए तो वे सब उसी दिन मर गए थे। जब मुझे रात में डर लगता था, तब आप सब इस घटिया लड़की कियारा के पास होते थे, ताकि उसे डर न लगे। जब मुझे बुखार आता था, जब मेरी तबीयत खराब होती थी, तब भी आप सब उसी के पास होते थे। चाहे वो मिस्टर रुद्रंश शर्मा हों, आप मिसेस देबाश्री शर्मा हों, या ये तीनों जो कभी मेरे अपने भाई हुआ करते थे। लेकिन मुझे याद नहीं कि पिछले 3 सालों में आप में से किसी ने भी मुझसे कभी प्यार से 2 बातें की हों। इस लड़की के माँ बाप मर गए, क्या उसमें भी मेरी गलती थी? वह मुझसे 1 साल बड़ी है, फिर भी आपको हमेशा उसी की चिंता रही, मेरी कभी नहीं। और आज भी आपको सिर्फ उसी की चिंता है। आप चाहते हैं कि मैं इसी लड़की से माफी मांगूं, तो फिर आप सब बस यही सपना देखते रहिए। मैं इस लड़की से कभी माफी नहीं मांगूंगी। इससे कहीं बेहतर है कि मैं इस घर से दूर हॉस्टल में जाकर रहूं, ताकि मुझे आप सबका चेहरा कभी ना देखना पड़े। उसकी मासूम सी बच्चों जैसी आवाज में इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। उसकी बातें जितनी शांत थीं, उतनी ही भयानक और दिल चीर देने वाली भी थीं। वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। रुद्रांश शर्मा, देबाश्री शर्मा, धीरज शर्मा, आकाश शर्मा और अमृत शर्मा, सबकी आंखें नम थीं।
क्या सचमुच उनकी बेटी के मन में उनके लिए इतनी नफरत भर चुकी थी? क्या उन्होंने उससे कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर दी थी, जिसकी वजह से आज वह इतनी बदल गई थी? लेकिन अवनी वहाँ एक पल भी नहीं रुकी। इतना कहकर वह मुड़ी और सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए बोली, "दादी माँ, मैं अपना बैग लेने जा रही हूँ।" उसे बैग लेने के लिए जाते देखकर रुद्रांश शर्मा और देबाश्री शर्मा का दिल धक से रह गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि कियारा के इस घर में आने के बाद उन्होंने सचमुच अपनी ही बेटी अवनी पर ध्यान देना लगभग छोड़ दिया था। वे हमेशा कियारा को ही संभालने और उसे उसके माता-पिता की कमी महसूस न होने देने में लगे रहे। लेकिन कब इसी कोशिश में वे अपनी सगी बेटी से इतने दूर हो गए कि उन्हें यह तक पता नहीं चला कि पिछले 3 वर्षों से उनकी बेटी के दिल और दिमाग में क्या चल रहा था। रुद्रांश शर्मा और देबाश्री शर्मा के दिल में एक तेज टीस उठी। देबाश्री शर्मा तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गईं और घबराई हुई आवाज में बोली, रुक जाओ अवनी, तुम कहीं हॉस्टल नहीं जाओगी। प्लीज अपनी मॉम को माफ कर दो बेटा। अब हम तुम्हें कभी हॉस्टल जाने के लिए नहीं कहेंगे। रुद्रांश शर्मा भी तुरंत बोले, अब से हम तुम्हारा भी उतना ही ध्यान रखेंगे जितना कियारा का रखते हैं। प्लीज ये जिद छोड़ दो। हमें लगा था कि तुम कियारा को पसंद नहीं करती, इसलिए उससे जलकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हो। लेकिन आज के बाद ये सब छोड़ दो और दोनों बहनों की तरह मिलकर रहो। उधर उसके तीनों बड़े भाई भी अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। उन्हें भी पहली बार अपनी गलती का थोड़ा बहुत एहसास होने लगा था। अवनी कुछ कदम चलने के बाद रुक गई और धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसे रुकते देखकर सबके चेहरों पर उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी। उन्हें लगा कि शायद अवनी अब उनकी बात मान जाएगी। लेकिन अवनी ने अपने छोटे छोटे हाथ सीने पर बांध लिए और ठंडे स्वर में बोली, क्या कहा आपने? मैं आपके कचरे से उठाई हुई गोद ली गई बेटी के साथ बहन की तरह रहूं? फिर वह हल्का सा हंस पड़ी और बोली, अभी तो मैंने साफ कहा कि मेरे मॉम डैड और भाई सब 3 साल पहले ही मर चुके हैं। तो फिर ये घटिया लड़की मेरी बहन कैसे हो गई? उसने सीधे देबाश्री शर्मा की तरफ देखा और बोली, मिसेस देबाश्री शर्मा, आप आराम से अपनी बहन की बेटी यानी अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ रहिए। मुझे उसके साथ बहन बनकर रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच कहूं तो आप सबको और आपकी 2 कौड़ी की बेटी को देखकर मुझे बस घिन आती है। मैंने कल टीवी में देखा था कि ऐसे ही माँ बाप और भाई होते हैं, सौतेले, जिनकी सौतेली माँ, सौतेले पिता या सौतेले भाई बहन होते हैं। वे बिल्कुल आपकी तरह ही होते हैं। दादाजी, दादी माँ, कहीं ये लोग सच में मेरे सौतेले माँ बाप और भाई तो नहीं है ना? मतलब हो सकता है कि मैं और विवान भैया ही खून के रिश्ते से जुड़े हों। वह कुछ पल के लिए रुकी, फिर कंधे उचकाते हुए बोली, छोड़िए, जो भी हो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने भाई के साथ हॉस्टल में जाकर रहूंगी और मुझे इसके लिए किसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है, खासकर आपकी तो बिल्कुल भी नहीं, मिस्टर और मिसेस शर्मा। मुझे यहाँ रहकर हर दिन आपकी और आपकी गोद ली हुई कचरे की ड्रामा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर दिन इसे कुछ न कुछ होता रहता है, कभी बीमारी, कभी गिरकर चोट लगना। हमेशा इसे कुछ न कुछ होता ही रहता है और इसका दोष हमेशा मुझ पर ही आता है। लेकिन देखना, जैसे ही मैं इस घर से चली जाऊंगी वैसे ही इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके चोट लगने और बीमार पड़ने के सारे नाटक भी उसी दिन बंद हो जाएंगे। तभी देवाश्री जी थोड़े गुस्से और समझाने वाली आवाज में बोली, कियारा तुमसे बड़ी है, तुम ये किस तरह से बात कर रही हो उसके बारे में? और उसने ऐसा क्या कर दिया जो तुम उसके बारे में ऐसा कह रही हो? अवनी मुड़ते हुए बोली, इसने ही तो सब कुछ किया है। वैसे जब मेरे लिए आप सब मर चुके हैं तो यह लड़की जिंदा कैसे रह गई? इसे भी मार देता हूं, इसलिए आज से यह भी मेरे लिए मर गई। इतना कहकर वो विवान को बुलाकर ऊपर चली गई। विवान, जो इस वक्त सिर्फ 8 साल का था, वो अपनी बहन की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश था और उठते हुए बोला, ठीक है प्रिंसेस, मैं भी चलूंगा ना। मैंने भी कल रात को ही बैग पैक कर लिया था। इतना कहकर वो भी भाग गया। वहीं सब हैरान परेशान खड़े थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अवनी एक रात में इतनी कैसे बदल गई। वहीं अवनी सीढ़ियां चढ़ते हुए नफरत से मन ही मन बोली, जब तक मैं स्ट्रांग ना हो जाऊं यहां वापस नहीं आऊंगी। पर तुम सबके रिश्ते की नींव को इस तरह से हिलाकर जाऊंगी कि उसे फिर से जोड़ने के लिए तुम सबको सालों लग जाएंगे। पिछली जिंदगी में तुम सबने मुझे जितना तड़पाया था
उससे 1000 गुना ज़्यादा मैं तुम सबको तड़पाऊँगी। और मौत नहीं, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा मिस कियारा शर्मा। तुम सब कुछ पाना चाहती हो ना? सब कुछ छीनकर अपने पास रखना चाहती हो। तुम्हें मुझसे जुड़े हर एक रिश्ते की ज़रूरत है ना? इस बार मैं तुमसे एक-एक करके सब कुछ छीन लूँगी। तुम्हें मेरी खूबसूरती से जलन है ना? इस बार मेरी खूबसूरती तो वैसे ही रहेगी, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती मैं तुमसे छीन लूँगी। ये सब सोचते हुए अवनी अपने कमरे में पहुँच गई। उसने अपना बैग उठाया और वापस नीचे आ गई। उसने सिर्फ एक छोटा-सा बैग पैक किया था। वहीं विवान भी 2 छोटे बैग लेकर नीचे आ गया। वह भी अपनी बहन के साथ जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। अवनी के हाथ में इतना छोटा बैग देखकर दादाजी ने हैरानी से पूछा, "बच्चा, ये क्या? तुम इतना छोटा-सा बैग लेकर जा रही हो?" अवनी ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, "जो कुछ दादाजी और विवान भैया ने मुझे दिया था, मैं सिर्फ वही कपड़े लेकर जा रही हूँ और बाकी जो भी सामान मेरे दूसरे भाइयों और दादी माँ ने मुझे गिफ्ट किया था, मैंने उसे एक तरफ रख दिया है। आप उसे संभाल कर रख दीजिएगा और बाद में मेरे पास भेज दीजिएगा। और जो कुछ मेरे मर चुके मॉम, डैड और भाइयों ने मुझे 3 साल पहले दिया था, वह सब बाहर पड़ा हुआ है। दादी माँ प्लीज़ उन सभी चीज़ों को जलाकर राख कर दीजिए। मुझे उस कचरे की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरे लिए वे लोग 3 साल पहले ही मर चुके हैं। इन 3 सालों में उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, इसलिए उन सभी बेकार चीज़ों का बर्बाद हो जाना ही बेहतर है।" उसकी बात सुनकर रुद्रांश शर्मा, देबाश्री शर्मा, धीरज शर्मा, आकाश शर्मा और अमृत शर्मा के दिल को गहरा धक्का लगा। क्या सच में पिछले 3 सालों में उन्होंने अवनी को कुछ भी नहीं दिया था? क्या वे अपनी ही बेटी से इतने दूर हो चुके थे कि उन्हें उसकी छोटी-छोटी खुशियों का भी ध्यान नहीं रहा? इस वक्त वह याद करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या अवनी जो कह रही है, वह सच है। अब जाकर उन्हें याद आया कि ऐसा नहीं था कि वह अवनी के लिए कुछ लेकर नहीं आते थे। पर अगर अवनी के लिए लाई गई कोई भी चीज़ कियारा को पसंद आ जाती थी, तो वो सब उसे कियारा को दे देते थे, ताकि कियारा को ऐसा ना लगे कि उसके मॉम-डैड अब नहीं हैं। और इसलिए उसकी पसंद और जो वो चाहती थी, उसे पूरा करने वाला कोई नहीं है। ये सब सोचकर उन सबके दिल में एक कसक सी उठी। उन्हें ये सब छोटी-छोटी बातें कैसे याद नहीं रहीं? क्या इन सभी बातों को अवनी ने अपने दिल में रखा है और इसीलिए वह अब उनसे इतनी ज़्यादा नफ़रत करती है? दादाजी, दादी माँ और विवान की आँखों में भी उसकी बात सुनकर आँसू आ गए थे। विवान ने उसके माथे पर प्यार से किस किया और बोला, "तुम्हें जो भी चाहिए मैं सिर्फ़ तुम्हारे लिए लाकर दूँगा प्रिंसेस। तुम मेरी इकलौती प्रिंसेस हो, याद रखना। कोई भी तेरी जैसी बेकार लड़की आकर मेरी बहन बनना चाहे, मैं उसे बहन नहीं बनाऊँगा, बाकी बेवकूफ़ों की तरह।" वो ये बात धीरज, आकाश और अमृत को दिखाकर कह रहा था और ये बात उन तीनों को भी समझ में आ रही थी। वहीं कियारा को गुस्सा आ रहा था। विवान भाई उसे कैसे बेकार कह सकते हैं? उसने मुट्ठी कस ली और रोते हुए बोली, "सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं मनहूस हूँ।" बिल्कुल सही सोचा तुमने। तुम एक मनहूस हो जो पहले अपने माँ-बाप को खो गई और यहाँ आकर सबके रिश्ते को खा गई। विवान गुस्से से बोला। विवान इस वक्त सच में बहुत गुस्से में था, क्योंकि वह इस लड़की को ऐसे झूठ-मूठ कर रोते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। खासकर अब जब वह और उसकी बहन इस घर को छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त भी इस बेकार लड़की का रोना ही उसे देखना पड़ रहा था, जिसने उसकी बहन की खुशियां, उसका हक छीन लिया था और जो उसकी जगह लेकर यहाँ पर बैठी हुई थी। उसकी बात सुनकर सब हैरान थे और थोड़े गुस्से में भी थे। देवाश्री जी गुस्से से बोली, "विवान, क्या तुम ये किस तरह से अपनी छोटी बहन से बात कर रहे हो? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम उसे कितना हर्ट कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें ऐसा ही बिहेवियर, ऐसे ही संस्कार सिखाए थे?" उनकी बात सुनकर विवान और भी गुस्सा हो गया और बोला, "आप बस उसकी तरफदारी करती रहती हैं। बस इसने क्या थोड़ा रो धो लिया? आप पिघल गईं। और क्या कहा आपने? ये मेरी बहन? माई फुट? ये बेकार का टुकड़ा मेरी कोई बहन नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही बहन है, जिसका नाम है अवनी शर्मा। आप इस कचरे मनहूस लड़की को इस घर में मेरी बहन की जगह दे सकती हैं। मेरी बहन का सरनेम दे सकती हैं, पर मेरे दिल में मेरी बहन अवनी की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। खास करके वो, जो हमारी फैमिली से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है। मैं आपके इन तीनों बेवकूफ़ बेटों की तरह नहीं हूँ, जो इस एक्टिंग की दुकान को देखते रहे, जो हमेशा झूठ-मूठ का रोना रोकर
सबको अपनी तरफ कर लेती है। इतनी छोटी है, कितनी ड्रामेबाज है ये। बड़ी होकर ज़रूर एक चुड़ैल बनेगी। उसकी बात सुनकर तो कियारा इस बार सच में रोने लगी, क्योंकि खुद के बारे में बुरा सुनकर वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। वहीं विवान की इतनी कड़वी बातें सुनकर रुद्रांश जी, देवाश्री जी और तीनों भाइयों को बहुत बुरा लगा। देवाश्री जी थोड़ी गुस्से में थीं। उन्होंने गुस्से से विवान पर हाथ उठा दिया। वो चाहती थीं कि विवान अपनी गलती को समझे और जाने कि घर में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पर इससे पहले कि उनका थप्पड़ विवान को लगता, अवनी ने विवान को अपने पास खींच लिया। देवाश्री जी का हाथ सिर्फ हवा को छूकर गुजर गया। उन्होंने नाराजगी से अवनी को देखा, जो उन्हें ही नफरत से देख रही थी। अवनी को याद था कि पिछली जिंदगी में भी उसके भाई ने उसके लिए कई बार स्टैंड लिया था और उसे मार खाना पड़ा था। अवनी नफरत से बोली, मेरे भाई को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत मिसेस देवाश्री शर्मा। मेरे भाई पर किसी को हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। मेरे भाई को आज से जो भी हाथ लगाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। और सबसे पहले लिस्ट में आप ही हैं मिसेस देवाश्री शर्मा। इतनी छोटी सी अवनी को इतनी नफरत में धमकी देते हुए देखकर रुद्रांश जी और देवाश्री जी पूरी तरह से हैरान थे। उन्होंने गलती की थी, पर अवनी ऐसी तो नहीं थी। फिर इतना क्यों बदल गई कि अब उन्हें नफरत से देख रही है। वो तो उससे माफी मांगने को तैयार थे, और वो अब बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अवनी बाहर जाए। पर वो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अवनी ने अपने दादाजी और दादी माँ को देखा और बोली, चलिए दादाजी, दादी माँ, मुझे अब यहाँ रहकर इन सभी घटिया फेक लोगों का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं है। दादाजी और दादी माँ जानते थे कि अब चाहे वो कितना भी कोशिश करें, पर अवनी यहाँ रुकने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और स्टाफ से कहकर विवान और अवनी के बैग कार में रखवा दिए। फिर अवनी विवान को लेकर वहां से निकल गई। अवनी को जाते देखकर देवाश्री जी दरवाजे की तरफ भागीं, पर कुछ नहीं बोल पाईं। वो पूरी तरह से हताश थीं। तीनों भाइयों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। रुद्रांश जी भी अपनी बेटी की नफरत को देखकर हैरान थे। तभी कियारा की रोने की आवाज से वो सब होश में आए और कियारा को देखा, जो रोते हुए यही बोल रही थी कि ये सब उसकी ही गलती है। वो इस घर में है, इसीलिए अवनी उससे नफरत करती है और उसके लिए ही वो घर छोड़कर चली गई। पर पता नहीं क्यों आज किसी का भी हाथ उसकी आंखों से आंसू पोंछने के लिए नहीं उठ रहा था। ना ही किसी को समझ में आ रहा था कि क्या करे। आज धीरज, आकाश और अमृत की आंखों में भी अपनी बहन को जाते देखकर और उसकी बातें सुनकर आंसू थे। और ये कियारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी अवनी के बारे में सोचे या फिर उसके जाने को लेकर दुखी हो जाए। उसके हिसाब से तो इस वक्त सबको खुश होना चाहिए था। वहीं दादाजी और दादी माँ ने किसी को नहीं बताया था कि वो विवान और अवनी को किस स्कूल में ट्रांसफर करवा रहे हैं। वो अवनी और विवान को मुंबई से दूर देहरादून भेज रहे थे, जहां उनका एक दोस्त रहता था, जो मिलिट्री बैकग्राउंड से था। उसने बच्चों के लिए स्कूल और हॉस्टल की व्यवस्था कर दी थी, और वो दोनों भी जब चाहे दोनों बच्चों से मिलने के लिए वहां जा सकते थे। लगभग 1 घंटे बाद वो फ्लाइट में थे। दादाजी और दादी माँ उन्हें छोड़कर फिर से वापस आने वाले थे, इसीलिए उन्होंने एक साथ रिटर्न फ्लाइट भी बुक कर ली थी। 3 घंटे बाद वो चारों देहरादून में पहुंच गए थे। वो वहां से सीधा स्कूल के लिए निकल गए। जब वे स्कूल के गेट के पास पहुंचे, तो वहां देवनाथ जी के दोस्त विजय जी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उनका बैकग्राउंड आर्मी का था। वे अब रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनकी फैमिली की शान और प्रतिष्ठा आज भी किसी बड़े बिजनेसमैन के परिवार से कम नहीं थी। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर गले लग गए। वे कई सालों से दोस्त थे। भले ही विजय जी मूल रूप से देहरादून के रहने वाले थे, लेकिन वे मुंबई में भी कई सालों तक रह चुके थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी मुंबई में ही पूरी की थी, और बचपन से ही देवनाथ जी उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों दोस्तों ने अपने अपने लिए अलग अलग करियर चुने थे। देवनाथ जी ने बिजनेस में जाने का फैसला किया था, जबकि विजय जी ने अपनी फैमिली की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आर्मी ज्वाइन कर ली थी। विजय जी ने देवाश्री जी और रुक्मणी जी का भी अभिवादन किया और बोले, भाभी, आज आप हमारे घर चलिए। शकुंतला आपको देखकर जरूर खुश होगी। रुक्मणी जी हंसते हुए बोली, मुझे पता है विजय जी, लेकिन आज हम यहाँ नहीं रुक सकते। अगर हम आपके घर भी जाएंगे तो आपसे मिलकर ही वापस निकलेंगे।
क्योंकि हमने अपनी रिटर्न फ्लाइट की टिकट पहले ही बुक कर रखी है और हमें कुछ ज़रूरी काम भी है। वैसे भी अब हमारी पोती और पोता यहीं रहने वाले हैं, इसीलिए हम तो आते-जाते रहेंगे। मैं कभी भी शकुंतला से मिल सकती हूँ। दरअसल, शकुंतला जी विजय जी की पत्नी थीं। उनका नाम शकुंतला तिवारी था। विजय जी और देवनाथ जी की गहरी दोस्ती की वजह से शकुंतला जी और रुक्मणी जी के बीच भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। विजय जी ने इस पर कुछ नहीं कहा। उन्हें पता था कि इस वक्त देवनाथ जी के घर में किस तरह के हालात चल रहे थे। उन्होंने देवनाथ जी से सुना था कि जब से उनके बेटे की पत्नी ने अपनी बहन की बेटी को गोद लिया है, तब से वह लोग अवनी को परेशान कर रहे हैं। अपनी सगी बेटी को छोड़कर गोद ली हुई बेटी को ज्यादा महत्व और प्यार दिया जा रहा था। उन्हें सच में समझ नहीं आता था कि जब देवनाथ जी खुद इतने अच्छे और समझदार इंसान थे, तो उनका बेटा इतना नासमझ और गलत फैसले लेने वाला क्यों था। अगर अवनी जैसी पोती उनकी होती, तो वे उसे पलकों पर बिठाकर रखते। लेकिन अब तो अवनी उनकी पोती की तरह ही वहां रहने वाली थी। इसलिए उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि वे उसे सच में अपनी पलकों पर बिठाकर रखेंगे। विजय जी ने विवान और अवनी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तो ये है हमारी राजकुमारी और ये है तुम्हारा छोटा पोता। देवनाथ जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अवनी के जन्म के बाद विजय जी मुंबई नहीं आए थे, इसीलिए उन्हें पता नहीं था कि अवनी अब कैसी दिखती है। उन्होंने उसे आखिरी बार एक तस्वीर में देखा था, जब वह सिर्फ 6 महीने की थी। विजय जी ने प्यार से अवनी को अपनी गोद में उठाया और उसे सीने से लगा लिया। फिर प्यार से बोले, मेरी प्यारी बच्ची, अब से तुम यहीं रहोगी। तुम्हारे दादाजी तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेंगे और आज से तुम मेरी छोटी सी राजकुमारी हो। इतना कहकर विजय जी ने देवनाथ जी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि तू अवनी को मेरे घर में रहने दे, लेकिन तू चाहता है कि मिलेत मेरी बच्ची हॉस्टल में रहे। देख, हमारी इस नन्ही सी प्रिंसेस को ये हॉस्टल में कैसे रह सकती है। देवनाथ जी ने एक गहरी आह भर ली। पहले उन्होंने भी यही सोचा था कि वे अपनी जान से प्यारी पोती को विजय जी के पास देहरादून में ही रख देंगे। उन्होंने कभी अवनी को हॉस्टल में रखने के बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन जब वे मुंबई से देहरादून आ रहे थे, तब फ्लाइट में देवनाथ जी ने इस बारे में अवनी से बात की थी। लेकिन अवनी ने साफ साफ मना कर दिया था। उसने कहा था कि वह हॉस्टल में ही रहना चाहती है और उसे हॉस्टल में रहने में कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए देवनाथ जी भी कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनकी पोती जल्दी किसी नए इंसान से घुल मिल नहीं पाती थी। इसीलिए उन्होंने उसकी इच्छा के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की। वहीं अवनी चुपचाप विजय जी को देख रही थी। उसे याद था कि पिछली जिंदगी में भी देवनाथ जी उसे देहरादून भेजना चाहते थे, ताकि वह विजय जी के पास रह सके। लेकिन उस समय वह अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसलिए उसने मुंबई छोड़कर देहरादून जाने से साफ मना कर दिया था। आखिरकार मजबूर होकर उसके दादाजी को उसे मुंबई के ही एक हॉस्टल में भेजना पड़ा था। इसी वजह से अवनी कभी विजय जी से मिल ही नहीं पाई थी। कई सालों बाद उसने उन्हें तब देखा था, जब उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी और उसके चेहरे का एक हिस्सा बुरी तरह जल गया था। तब जाकर विजय जी को उसके बारे में सच्चाई पता चली थी और वे उसे अपने साथ ले जाने के लिए मुंबई आए थे। वह इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने रुद्रांश शर्मा को भी बहुत कुछ सुना दिया था। इसके बाद वे अवनी को अपने साथ देहरादून भी ले आए थे, ताकि उसका इलाज करवाया जा सके। लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसका इलाज संभव नहीं था। इसीलिए कुछ समय बाद अवनी को वापस मुंबई जाना पड़ा। वह फिर से समर्थ के पास जाना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर समर्थ कियारा से शादी न कर ले। लेकिन मुंबई लौटते ही उसके साथ क्या हुआ? उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वर्तमान में अवनी ने अपनी छोटी सी बाहें विजय जी की गर्दन में डाल दी और प्यार से बोली, ओहो, प्यारे दादाजी, आपको इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो अब से यहीं रहूंगी ना। जब भी आप मुझे बुलाएंगे, मैं आपसे मिलने आपके घर आ जाऊंगी। ठीक है? और मैं हर हफ्ते आपसे मिलने आ जाऊंगी। मैंने दादाजी से सुना है कि आप आर्मी में थे, तो आप मुझे भी जरूर ट्रेनिंग देना। उसकी बात सुनकर विजय जी के होंठों पर मुस्कान खिल उठी। वे खुश होकर बोले, ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं अपनी प्यारी सी प्रिंसेस को जरूर ट्रेनिंग दूंगा।
अवनी ने एक्साइटेड होकर खुशी से सिर हिला दिया। वहीं देवनाथ जी और रुक्मणी जी थोड़ा हैरान थे। उनकी पोती तो किसी भी अनजान इंसान को आसानी से अपने पास तक नहीं आने देती थी। वह हमेशा अपने घर वालों के आसपास ही रहती थी। उसने अभी तक दुनिया को ज्यादा देखा भी नहीं था, इसीलिए उसके लिए उसके घर वाले ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग थे। लेकिन यहाँ तो उनकी पोती ने पहली ही मुलाकात में विजय जी को दादाजी मान लिया था और उनसे इतनी प्यार से बात भी कर रही थी, जबकि उन्हें डर था कि शायद उनकी पोती किसी नए इंसान से बात तक नहीं करेगी। वहीं विजय जी ने विवान को भी प्यार से गले लगा लिया, जो अब तक उन्हें हैरानी से देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी छोटी बहन अचानक आर्मी ट्रेनिंग क्यों लेना चाहती है, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किया। अगर उसकी बहन ट्रेनिंग लेना चाहती थी, तो वह भी उसका साथ देगा। इसके बाद तीनों बड़े लोग दोनों बच्चों को लेकर स्कूल में एडमिशन करवाने चले गए। कुछ ही देर में विजय जी की पहचान और प्रभाव की वजह से दोनों बच्चों का एडमिशन प्रोसेस पूरा हो गया, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें पहले से जानते थे। इसके बाद दोनों बच्चों का हॉस्टल में भी एडमिशन हो गया और उनकी फीस भी जमा कर दी गई। कुछ देर बाद जब सब कुछ हो गया, तो विवान अपने बॉयज हॉस्टल में बैग रखने चला गया और अवनी ने भी हॉस्टल में अपना बैग रख दिया। वैसे भी उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। उसने बस एक ही बैग में कुछ ड्रेसेस रखी थी। विजय जी ने जबरदस्ती देवनाथ जी और रुक्मणी जी के साथ दोनों बच्चों को भी घर चलने के लिए कहा, तो वे मना नहीं कर पाए। थोड़ी देर में वे सभी तिवारी मेंशन पहुंच गए। वहां विजय जी की पत्नी शकुंतला जी उन सभी के आने का इंतजार कर रही थीं। रुक्मणी जी को देखते ही शकुंतला जी ने उन्हें गले से लगा लिया। दोनों आज बहुत वक्त बाद मिल रही थीं।